14 फरवरी 2025 को लगभग 2 बजे रात यूक्रेन में एक स्टील संरचना पर रूसी ड्रोन ने अचानक हमला किया, जो वहां आम है। फर्क बस इतना था कि यह जगह चेर्नोबिल थी और हमला उसी स्टील ढांचे पर हुआ जिसे 95% रेडियोधर्मी सामग्री रोकने के लिए बनाया गया था, जो अब भी उसमें है। यही अप्रैल 1986 में दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना हुई थी। जैसे ही उस पर हमला हुआ, सेंसर ने इसे 6 से 7 तीव्रता के भूकंप के रूप में दर्ज किया, लेकिन साहिबोकोव, जो उस समय ड्यूटी पर मुख्य इंजीनियर थे, जानते थे कि यह भूकंप नहीं था। 14 फरवरी को एक रूसी जुरान-2 ड्रोन ने नए सेफ कन्फाइनमेंट के उत्तर पश्चिम कोने में टक्कर मारी। ड्रोन ने 15 वर्ग मीटर का इतना बड़ा छेद किया कि उसमें से एसयूवी निकल सकती थी और क्लैडिंग भी फाड़ दी। फायर क्रू तुरंत पहुंचे, पर नुकसान टक्कर वाली जगह तक सीमित नहीं था। थर्मल इमेजिंग से पता चला कि आग छतों की क्लैडिंग में थी। फायर फाइटर्स ने स्टील में छेद कर आग बुझाई, लेकिन यूक्रेन की कड़ी सर्दी ने -16 डिग्री तापमान में उनका सामना किया। पानी आग तक पहुंचने से पहले जम गया। पास में एक फायर फाइटर की मौत हो गई जब धातु का टुकड़ा उसकी रस्सी काट गया। आग बुझाने के लिए 7 पाइपों को 17 दिन तक चलाना पड़ा और 7 मार्च को आग बुझी घोषित हुई। विशेषज्ञों ने साइट के विश्लेषण के बाद डर, नुकसान और उम्मीद की ओर इशारा किया। असल में इस वीडियो पर आपका एक लाइक भी हमारे लिए उम्मीद की किरण है, क्योंकि हमें नहीं पता कि रूसी बॉट्स कब इसे डाउनवोट करना शुरू कर देंगे। हमले के बाद समुद्र के उत्तर में बनी विशेष संरचना तबाह हो गई। करीब 200 वर्ग मीटर क्लैडिंग नष्ट हो गई थी। चेर्नोबिल के लिए अजय ढाल को भेज दिया गया था। साइमन इवांस, जिन्होंने वर्षों तक चेर्नोबिल की सुरक्षा की, ने कहा, डरावना। सच कहूं, मैं हैरान था। एनएससी या नया सेफ कन्फाइनमेंट सिर्फ स्टील नहीं था, ये मानवता की असंभव समस्या का हल था। उम्मीद थी कि एक दिन रिएक्टर 4 का मलबा सुरक्षित हटाया और साफ किया जा सकेगा, लेकिन उस फरवरी की सुबह उम्मीद राख बन गई थी। चेर्नोबिल में विस्फोट परमाणु बम नहीं, बल्कि बेकाबू परमाणु प्रतिक्रिया थी, जिसने लाखों जीवन बर्बाद किए। यह आज भी यूक्रेन ही नहीं, मध्य यूरोप के कई हिस्सों के लिए खतरा है। इस विनाश का केंद्र एक महान शहर का भविष्य और चेर्नोबिल रिएक्टर नंबर 4 था। 1950 में परमाणु ऊर्जा के आविष्कार और युद्ध में इसके शुरुआती इस्तेमाल के बाद देशों ने इस अद्भुत ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों की खोज शुरू की। उस समय यूक्रेन स्वतंत्र देश नहीं था, वह सोवियत संघ का हिस्सा था और सोवियतों ने परमाणु बिजली बनाने का निर्णय लिया। 1954 में उन्होंने दुनिया का पहला परमाणु बिजली घर शुरू किया, ओबनिंस्क परमाणु बिजली घर। ओबनिंस्क स्थल छोटा था, जबकि सोवियत ज्यादा बिजली के लिए बड़ा परमाणु बिजली घर बनाना चाहते थे, लेकिन मॉस्को के पास जनसंख्या घनत्व और विकिरण के डर से इसे जोखिम भरा समझा गया। उन्होंने चेर्नोबिल पावर कॉम्प्लेक्स चुना, जो कीव से 130 किलोमीटर उत्तर और बेलारूस सीमा से 20 किलोमीटर दक्षिण में है। ये परियोजना विज्ञान का अद्भुत चमत्कार थी। इस संयंत्र में 4 आरबीएम के 1000 परमाणु रिएक्टर थे। आरबीएम के 1001 सोवियत डिजाइन किया गया ग्रेफाइट मॉडरेटेड प्रेशर ट्यूब रिएक्टर है, जो हल्के रूप से समृद्ध यूरेनियम डाइऑक्साइड ईंधन का उपयोग करता है। इसमें करीब 2% 235 होता है। यह एक बॉइलिंग लाइट वाटर रिएक्टर है, जिसमें वही पानी ठंडा करता है, कोर भाप में बदलकर टरबाइनों को सीधे चलाता है। इसमें अलग हीट एक्सचेंजर नहीं होता। पानी फ्यूल चैनलों के नीचे पंप होकर प्रेशर ट्यूब से ऊपर उठता है और उबलकर 2 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक टरबाइनों के लिए भाप बनाता है। हर वर्टिकल प्रेशर ट्यूब में जिरकोनियम मिश्र धातु से ढका यूरेनियम डाइऑक्साइड ईंधन होता है और उसके चारों ओर ठंडा पानी बहता है। ये चैनल रिएक्टर कोर की ऊपरी और निचली प्लेटों को भेदते और मजबूती से वेल्ड होते हैं। विशेष रिफ्यूलिंग मशीन ऑपरेटरों को रिएक्टर बंद किए बिना ईंधन बंडल बदलने देती है, जो रिएक्टर में दुर्लभ है। दोनों कूलेंट लूप्स में 4 मुख्य सर्कुलेशन पंप होते हैं, जिनमें एक हमेशा स्टैंड बाय पर रहता है। पावर को 211 कंट्रोल रॉड्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो ग्रेफाइट मॉडरेटर में नीचे जाने पर न्यूट्रॉन को अवशोषित करते हैं और फिशन दर को कम करते हैं। आरबीएम के 1000 3200 मेगावाट थर्मल पावर पैदा करता है, जो
1000 मेगावाट बिजली के बराबर है। सबसे अहम बात यह है कि आरबीएम के डिजाइन में पॉजिटिव वॉइड कोएफिशिएंट हो सकता है, यानी कूलेंट में ज्यादा स्टीम बबल्स बनने पर रिएक्टर की रिएक्टिविटी घटने के बजाय बढ़ती है। यूनिट 1-2 का निर्माण 1970 के दशक में और यूनिट 3-4 की शुरुआत 80 के दशक की शुरुआत में हुई। उस वक्त 2 और रिएक्टर निर्माणाधीन थे। प्लांट को ठंडा करने के लिए प्रिप्यात नदी के किनारे एक कृत्रिम झील बनाई गई थी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि रिएक्टर सुरक्षित रूप से काम कर सके। चुना गया स्थान एकदम सही था। चारों ओर जंगल और कम आबादी थी। बस एक समस्या थी, सिर्फ 3 किलोमीटर दूर प्रिप्यात में 49,000 लोग रहते थे। चेरनोबिल शहर, जिसमें 12,500 निवासी थे, 15 किलोमीटर या 9 मील दक्षिण पूर्व में स्थित था। इस संयंत्र के 30 किमी दायरे में जनसंख्या लगभग 1,15,000 से 1,35,000 थी। सोवियत लोगों ने सुरक्षा की अनदेखी कर तेज निर्माण और बिजली उत्पादन को स्थानीय भलाई से ऊपर रखा, ये समझे बिना कि इस उपेक्षा के विनाशकारी परिणाम होंगे बाद में। कई साल सब सही चला, पर 1986 ने सब बदल दिया। 25 अप्रैल 1986 को रिएक्टर 4 के क्रू ने शटडाउन से पहले एक परीक्षण की तैयारी की। इस परीक्षण का मकसद जानना था कि मुख्य विद्युत आपूर्ति फेल होने पर टरबाइनों से पंपों को कितनी देर बिजली मिलेगी। पिछले साल परीक्षण असफल रहा था, इसलिए इस बार नया रेगुलेटर डिजाइन आजमाया गया। 26 अप्रैल सुबह तक ऑपरेटरों ने ऑटोमेटिक शटडाउन सिस्टम्स निष्क्रिय कर दिए थे। रिएक्टर अस्थिर था। ऑपरेटरों ने बंद किया तो कंट्रोल रॉड से अचानक पावर सर्ज हुआ। गर्म ईंधन के ठंडे पानी से टकराने पर भाप दबाव बना, जिससे फ्यूल चैनल फट गए और रॉड्स जाम हो गए। फिर तेज भाप विस्फोट हुआ। असल खतरा खुद यूरेनियम ईंधन नहीं था, बल्कि रिएक्टर के अंदर बने रेडियोधर्मी विखंडन उत्पाद थे। यूरेनियम के टूटने पर कई खतरनाक तत्व बनते हैं। 1986 में ये तत्व कोर से निकलकर वायुमंडल में घातक धूल और गैस के बादल के रूप में फैल गए। कुछ सेकंड बाद दूसरा धमाका ईंधन और ग्रेफाइट बिखेरता है, जिससे आग और रेडियोधर्मी सामग्री हवा में फैल जाती है। 2 मजदूरों की तुरंत मौत हो गई। आग ने भारी मात्रा में विकिरण छोड़ दिया। 10 दिनों तक रेडियोधर्मी धुआं आसमान में तैरता रहा। कण धरती पर गिरते रहे, जिससे ग्रह के चारों ओर जहरीले हॉटस्पॉट बन गए। एक था रेड फॉरेस्ट, जहां विकिरण इतना तीव्र था कि पेड़ लगभग तुरंत मर गए, जिससे 10 वर्ग किलोमीटर जली जंगल की जमीन बची, जो वेटिकन सिटी से 23 गुना बड़ी है। आने वाले दिनों में हेलीकॉप्टरों ने जलते हुए रिएक्टरों पर हजारों टन बोरॉन, रेत, मिट्टी और सीसा गिराया, ताकि उसे किसी तरह रोका जा सके। ये था चेरनोबिल हादसा, इतिहास का सबसे भयानक परमाणु दुर्घटना। 1991 में इंडस्ट्री और न्यूक्लियर पावर सुरक्षा पर राज्य समिति की रिपोर्ट ने ऑपरेटर की गलतियों से आगे भी निगरानी की। इसने निष्कर्ष निकाला कि भले ही क्रू ने रिएक्टर को खतरनाक रूप से अस्थिति में डाल दिया था, लेकिन उन्होंने तकनीकी रूप से कोई महत्वपूर्ण सुरक्षा नीति नहीं तोड़ी थी, क्योंकि ऐसी नीतियां थी ही नहीं। ऑपरेटरों को कम पावर संचालन के खतरों या अस्थिर रिएक्टिविटी की चेतावनी नहीं दी गई थी। रिएक्टर बल्शोय मोशनोस्ती कनाल ने डिजाइन की विशेषताएं स्वयं, जिन्होंने चेरनोबिल आपदा में केंद्रीय भूमिका निभाई, जिससे रिएक्टर कुछ परिचालन स्थितियों में खतरनाक रूप से अस्थिर हो गया। परिणाम स्वरूप नागरिक सुविधा से अब तक का सबसे बड़ा अनियंत्रित विकिरण उत्सर्जन दर्ज किया गया। 2 मुख्य समस्थानिक थे, आयोडीन 131 जो अल्पकालिक व खतरनाक था, और सीजियम 137 जो दीर्घकालिक व लगातार था। अधिकांश धूल और मलबा संयंत्र के पास गिरा, जबकि हल्के कण यूक्रेन, बेलारूस, रूस, स्कैंडिनेविया और यूरोप तक पहुंचे। लेकिन तभी एवेंजर्स आ गए, सुपर हीरो, जिन्होंने हस्तक्षेप किया और नुकसान को विनाशकारी बनने से रोका। समस्या यह थी कि अधिकतर कभी लौटे नहीं, और जो लौटे भी वे पहले जैसे नहीं थे। पहले प्रिप्यात शहर के फायर फाइटर मौके पर पहुंचे। उन्हें लगा ये सामान्य आग है। उनमें से किसी को भी ये एहसास नहीं था कि वे एक परमाणु आपदा में जा रहे हैं, और किसी ने भी उन्हें विकिरण के बारे में चेतावनी नहीं दी थी। सबसे बुरा यह था कि उन्हें कोई सुरक्षात्मक उपकरण नहीं मिला। आग बुझाते समय वे टूटे रिएक्टर कोर से घातक विकिरण के संपर्क में आ गए। कुछ ही मिनटों में दमकल कर्मियों को तीव्र विकिरण विषाक्तता के लक्षण महसूस होने लगे। उनके मुंह में धातु जैसा स्वाद,
चक्कर आना, उल्टी और जलन, जो गर्मी से नहीं बल्कि अदृश्य विकिरण से हुई थी। एक हीरो वासिली इग्नातेंको थे, जो सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे। वह आग बुझाने के लिए रिएक्टर की छत पर चढ़े और घातक मात्रा में विकिरण के संपर्क में आ गए। दमकल कर्मियों ने संयंत्र की आग कुछ घंटों में बुझा दी, लेकिन रिएक्टर के अंदर की आग 2 हफ्ते और जलती रही। वासिली ने मौत से 2 हफ्ते पहले तक बहुत कष्ट सहे। जुलाई 1986 तक 28 कर्मचारी और दमकल कर्मी मारे जा चुके थे, जिनमें से 6 दमकल कर्मी थे। उनकी विकिरण की मात्रा 20,000 मिलीग्रेन तक थी। मिलीग्रेन विकिरण की अवशोषित मात्रा की एक इकाई है। ये खुराकें इतनी ज्यादा थी कि बचना मुश्किल था। 200 से अधिक लोग गंभीर विकिरण बीमारी से प्रभावित हुए, जिससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव और विशेषकर थायराइड कैंसर की दर बढ़ी। लेकिन इन बहादुर कुर्बानियों के बाद भी खतरा अब भी मंडरा रहा था। अगला काम था सफाई, साइट को स्थिर करना और बाकी रिएक्टरों को फिर शुरू करना। 1986-87 में सोवियत संघ ने 2 लाख लिक्विडेटर्स तैनात किए। इन लोगों को औसतन 100 मिलीसीवर्ट की खुराक मिली, जो एक ऐसी इकाई है जो मानव शरीर द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा को मापती है, और कुछ व्यक्तियों को 500 मिलीसीवर्ट तक की खुराक का सामना करना पड़ा। अगले वर्षों में लिक्विडेटर्स की संख्या 6 लाख पहुंच गई। आम नागरिकों के लिए विकिरण स्तर अलग अलग था। कड़े विकिरण नियंत्रित क्षेत्रों में, जहां 2,16,000 लोग रहते थे, 1986 से 2005 के बीच औसत खुराक 31 मिलीसीवर्ट थी। प्रदूषित क्षेत्रों में, जहां 6.4 करोड़ लोग रहते थे, ये 9 मिलीसीवर्ट थी, जो सामान्य विकिरण से थोड़ी अधिक थी। शुरुआत में आयोडीन 131 ने सबसे तेज नुकसान पहुंचाया, क्योंकि यह बच्चों की थायराइड ग्रंथि में जमा होकर कुछ हफ्तों में कैंसर पैदा कर सकता है। लेकिन बाद में सीजियम 137 मुख्य खतरा बन गया। करीब 30 साल की लंबी अर्ध आयु के कारण यह पर्यावरण में दशकों तक रेडियोधर्मी रहता है। ये हवा, मिट्टी, पानी से फैलकर भोजन, फसल, दूध और मांस के जरिए शरीर में जाता है। एक बार शरीर के अंदर जाने के बाद ये पोटेशियम की तरह व्यवहार करता है, मांसपेशियों और मुलायम ऊतकों में जमा हो जाता है और समय के साथ शरीर को लगातार विकिरण के संपर्क में रखता है। लगभग 50 लाख लोग बेलारूस, रूस और यूक्रेन के दूषित क्षेत्रों में रहते हैं। करीब 4 लाख लोग बेहद खतरनाक इलाकों में रहते थे, जहां सख्त नियंत्रण था। करीब 30,000 वर्ग किलोमीटर जमीन दूषित हो गई थी। प्रिप्यात को 27 अप्रैल 1986 को खाली कराया गया था। 45,000 लोगों को रातों रात अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 14 मई तक 30 किमी के दायरे में 1,16,000 निवासियों को निकाला गया था। बाद में 2,20,000 लोगों का स्थायी पुनर्वास हुआ, लेकिन कुछ लोग अवैध रूप से लौट आए, क्योंकि वे घर छोड़ने को तैयार नहीं थे। पहले 30 किलोमीटर तय की गई निष्कासन क्षेत्र बाद में बढ़कर 4,300 वर्ग किलोमीटर हो गई। पूरे शहर नक्शे से मिटा दिए गए, क्योंकि विकिरण ने पृथ्वी के सबसे घनी प्रदूषित क्षेत्रों में से एक को छोड़ दिया। बहुत ज्यादा नुकसान लगता है ना? लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली राक्षस तो अभी भी उस प्रदूषित स्थल के अंदर छुपा हुआ था। डरावनी बात यह थी कि शुरुआती रेडियोधर्मी बादल में रिएक्टर की केवल लगभग 5% रेडियोधर्मी सामग्री ही थी। इसका मतलब है कि 95% परमाणु ईंधन और विखंडन उत्पाद अब भी रिएक्टर 4 में हैं और बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। अगर 5% ने ही दुनिया को थाम दिया था, तो सोचिए बाकी के 9-5% क्या कर सकते हैं। दुनिया को एक ऐसे सुपर हीरो की जरूरत थी जो पृथ्वी को विकिरण से बचाए। वो सुपर हीरो आया और दुनिया ने उसका नाम सार्कोफेगस रखा। आग बुझने के बाद ध्यान अब मिशन पर था, रिएक्टर 4 के रेडियोधर्मी कोर को सील करना। इसका हल शेल्टर ऑब्जेक्ट था, जिसे सार्कोफेगस भी कहते हैं। निर्माण जून 1986 में आपदा के 2 महीने बाद शुरू हुआ। रिएक्टर का उत्तरी हिस्सा उलझा खंडहर था। इसे साफ करना मुमकिन न था, इसलिए इंजीनियरों ने इसे एक बड़ी सीढ़ी नुमा दीवार में दफना दिया। स्टील की चादरों से सांचा बनाया गया। अंदर भराव के तौर पर दूषित वाहन और क्रेन के हिस्से डाले गए। फिर उसमें बड़ी मात्रा में कंक्रीट डाली गई। ऊपर 3 विशाल स्तरों ने उत्तरी हिस्से को घेर लिया, जबकि दक्षिण में एक विशाल स्टील की बीम, जिसे मैमथ कहा जाता था, उसे इसके ऊपर स्थापित किया गया। संरचना बंद करने के लिए एल आकार की स्लैब्स लगाई गई और छत
स्टील पाइपों के अस्थायी जाल से बनाई गई। दुनिया के लिए ये उद्धार करता था। अंदरूनी लोग जानते थे कि यह टिक टिक करती टाइम बम है, क्योंकि यह संरचना नुकसान रोकने से ज्यादा नुकसान कर सकती है। नवंबर 1986 में सिर्फ 206 दिनों की तेज और खतरनाक निर्माण प्रक्रिया के बाद सरकोफेगस पूरा हुआ। यह वीरतापूर्ण उपलब्धि थी। असंभव परिस्थितियों में बनी, पर पूरी तरह परिपूर्ण नहीं थी। काम में कई समझौते और खामियां थी। दरारें, रिसाव और कमजोरियां दिखाती थी कि यह शेल्टर सिर्फ अस्थायी समाधान था। नीचे 200 टन रेडियोधर्मी ईंधन अब भी पर्यावरण के लिए खतरा था। 1990 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने साइट को स्थिर करने और घातक ईंधन हटाने के लिए शेल्टर इम्प्लीमेंटेशन प्लान शुरू किया। 1996 तक, यानी सिर्फ 10 साल बाद, इंजीनियरों ने गंभीर अस्थिरता की चेतावनी दी। मजबूती न होने पर सरकोफेगस गिर सकता था, जिससे और भी बड़ा रेडियोधर्मी धूल का गुबार निकल सकता था। अधिकारियों के लिए यह डरावना सपना था। रिएक्टर के मलबे को हटाने से पहले उन्हें सबसे पहले यह पता लगाना था कि सरकोफेगस को सुरक्षित तरीके से कैसे हटाया जाए। उन्होंने एक नए समाधान की तलाश शुरू कर दी। 2001 में वर्षों की अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग के बाद नए सुरक्षित आवरण की डिजाइनिंग शुरू हुई। 1997 में बने चेरनोबिल शेल्टर फंड और 1993 के न्यूक्लियर सेफ्टी अकाउंट ने यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की देखरेख में अरबों जुटाए। 2011 तक दाताओं ने 864 मिलियन यूरो देने का वादा किया, लेकिन नए सुरक्षित आवरण की लागत 21 अरब यूरो से ज्यादा हो गई, जिसे 43 सरकारों G7 और यूरोपीय आयोग ने वित्त पोषित किया। निर्माण कार्य 2012 में शुरू हुआ। वर्षों की तैयारी के बाद 2017 तक यह विशाल संरचना पूरी हो गई थी। इसके दो मुख्य मकसद थे। पहला, सरकोफेगस गिरने पर रेडियोधर्मी धूल को बाहर निकलने से रोकना, और दूसरा, एक सुरक्षित सील वातावरण देना जहां क्रेन और रिमोट सिस्टम आखिरकार रिएक्टर 4 को तोड़ सकते थे और उसके घातक ईंधन को हटा सकते थे। योजना के तहत 160 मीटर लंबा, 260 मीटर चौड़ा और 108 मीटर ऊंचा विशाल हैंगर बनाना था। यह इतना बड़ा है कि इसमें कोलोसियम आ सकता है। इसका विशाल आकार सिर्फ रिएक्टर को ढकने के लिए नहीं था, बल्कि मानव इतिहास के सबसे जटिल मलबों में से एक का सुरक्षित रूप से सर्वेक्षण और विघटन करने के लिए जगह देने के लिए भी था। इतनी बड़ी चीज बनाते समय कई समस्याएं आई। विकिरण के कारण रिएक्टर के ऊपर सीधा निर्माण संभव नहीं था। संरचना को ट्रैकों पर 150 मीटर दूर असेंबल कर अपनी जगह सरकाया गया। फिर भी एक ही टुकड़े में बनाना मुश्किल था, इसलिए इसे 2 हिस्सों में बनाया गया। पहले हिस्से को दूसरे के लिए रास्ता बनाने के लिए एक तरफ हटा दिया गया, फिर दोनों को जोड़कर वेल्ड कर दिया गया। 33,000 टन वजनी इसे रिएक्टर के पास जोड़ा गया और फिर 2016 के अंत में धीरे धीरे रेलों पर अपनी जगह पर धकेला गया। अंदर NSC में क्रेन और रिमोट ऑपरेटेड सिस्टम लगे हैं, जो 1986 के शेल्टर को सुरक्षित हटाने के लिए बनाए गए हैं। इसका असली उद्देश्य इंजीनियरों को अंततः रिएक्टर 4 के अंदर अभी भी फंसे हुए ईंधन युक्त पदार्थों को निकालने और प्रोसेस करने की अनुमति देना था। ये चेरनोबिल की सबसे खतरनाक विरासत को हटाने की शुरुआत का प्रतीक है। केंद्रीय मेहराब को जमीन के स्तर पर बनाया गया था, फिर विशाल स्ट्रैंड जैक मशीनों द्वारा अपनी जगह पर उठाया गया, जो स्टील केबल्स और क्लैंप्स का उपयोग करके संरचना को चरणों में ऊपर उठाती थीं। जैसे ही केंद्र ऊपर उठा, दोनों साइड को अंदर खींचकर लॉक कर दिया गया। छत में एक जटिल प्रणाली थी। 1 मीटर चौड़ी स्टील की पाइपें क्षैतिज रूप से फैली हुई थी, जिन्हें प्री टेंशन बीम्स के जाल से मजबूत किया गया था। इससे 10 मीटर का एक खाली स्थान बना, जिसे एन्युलर स्पेस कहा जाता है। इसमें नमी नियंत्रित करने और उच्च दबाव वाली हवा बनाए रखने की प्रणालियां रखी गई थी। प्रेशराइजेशन का अर्थ था कि छत में छेद होने पर हवा बाहर निकलती, जिससे रेडियोधर्मी धूल अंदर फंसी रहती। छत कई परिष्कृत सुरक्षा परतों से बनी थी। भीतरी सतह पर स्टेनलेस स्टील पैनलें थीं, जो गामा किरणों को रिएक्टर की ओर परावर्तित करने को बनाई गई थी। बाहरी खोल को बारिश बर्फ हटाने के लिए चिकना किया गया था। नीचे इंसुलेशन और सिंथेटिक रबर की झिल्ली थी, जो मौसम से सुरक्षा देती थी। यह इंजीनियरिंग का किला था। निर्माण के चरम पर 1200 मजदूर साइट पर थे। यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक स्मारक था और इस बात की याद दिलाता था कि अभी भी कितना कुछ किया जाना बाकी है। लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा था कि इसे इससे भी गुजरना पड़ेगा। रूस के आक्रमण से पहले पर्यटकों को चेरनोबिल के खंडहरों में घूमने दिया जाता था। 2004 में चेरनोबिल निषिद्ध क्षेत्र में आगंतुक
1000 से कम थे, जबकि 2016-2019 में 1,20,000 से 1,50,000 हो गए। 2019 में सबसे ज्यादा 2 लाख लोग दुनिया की सबसे भयानक परमाणु दुर्घटना के बाद के हालात देखने आए थे। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 2019 में 1,24,423 और 2020 में 36,450 आगंतुक दर्ज हुए। आगंतुकों को सिर्फ लाइसेंस प्राप्त टूर गाइड के साथ ही प्रवेश मिलता था, ताकि सभी सुरक्षा उपाय सख्ती से लागू हों और अंदर कुछ भी छूना मना रहे। लेकिन 24 फरवरी 2022 को रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के पहले दिन रूसी सेना ने चेरनोबिल परमाणु संयंत्र पर कब्जा कर लिया। कुछ ही घंटों में विकिरण मॉनिटरों ने सामान्य से अधिक गामा स्तर दर्ज किए। यह एक डरावनी याद दिलाता है कि चेरनोबिल, जो कभी अतीत का एक भूतिया स्मारक था, एक बार फिर से खतरे का केंद्र बन गया था। यूक्रेन के परमाणु नियामक ने वृद्धि का कारण बताया। भारी सैन्य मशीनरी ने निषिद्ध क्षेत्र की रेडियोधर्मी मिट्टी उखाड़ी, लेकिन रिएक्टर और सुविधाएं जस की तस रही। IAEA ने कहा कि विकिरण स्तर अभी भी कम और पृष्ठभूमि के करीब है। 9 मार्च को संयंत्र का ग्रिड से संपर्क टूटा। बैकअप डीजल जनरेटर चालू हुए, जिनके पास 48 घंटे का ईंधन था। IAEA ने स्थिति का आकलन किया। साइट पर संग्रहित प्रयुक्त ईंधन अब इतना गर्म नहीं था कि संकट हो। भले ही सक्रिय कूलिंग न हो, लेकिन बिजली की कमी ने नया खतरा पैदा किया। 210 थके हुए कर्मचारी 2 हफ्तों से ड्यूटी पर फंसे हुए थे। वे बाहर नहीं जा पा रहे थे। इसी दौरान रूसी सैन्य वाहन जब चेरनोबिल निषिद्ध क्षेत्र से कच्चे रास्तों पर गुजरे, तो उन्होंने दशकों से शांत रेडियोधर्मी धूल को हवा में उड़ा दिया। चौंकाने वाली बात यह थी कि सैनिकों ने रेड फॉरेस्ट में खाइयां खोदी, जो सबसे प्रदूषित जगहों में है। ये क्षेत्र इतना रेडियोधर्मी था कि 1986 की दुर्घटना के बाद सफाई दलों को यहां आना सख्त मना था। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक कई सैनिकों को बाद में बेलारूस के विशेष रेडिएशन अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। एक की कथित तौर पर तीव्र विकिरण बीमारी से मौत हुई। परमाणु विशेषज्ञों ने डर शांत करने की कोशिश की। प्रोफेसर जेराल्डीन थॉमस, जो चेरनोबिल टिश्यू बैंक की निदेशक है, ने जोर देकर कहा कि प्रयुक्त ईंधन से बहुत कम खतरा है, यहाँ तक कि अगर अप्रत्याशित रूप से रिसाव हो भी जाए तो उन्होंने कहा कि इसका असर सिर्फ आसपास के इलाके तक ही सीमित रहेगा। कोई रेडियोधर्मी बादल पूरे यूरोप में नहीं फैलेगा। 13 मार्च को यूक्रेन के ग्रिड ऑपरेटर यूकोनेर्गो ने प्लांट की मुख्य पावर लाइन ठीक की, लेकिन कुछ घंटे बाद फिर आपदा आ गई। अगली सुबह तक यूक्रेन ने कहा कि ये लाइन रूसी कब्जाधारी सेना द्वारा क्षतिग्रस्त कर दी गई थी। फिर 14 मार्च को दोपहर 1:10 बजे बिजली एक बार फिर बहाल कर दी गई। दोपहर बाद चेरनोबिल यूक्रेन के ग्रिड से फिर जुड़ गया, क्योंकि रूस का कीव अभियान असफल हो गया था। रूसी सेनाएं 20 मार्च से 1 अप्रैल के बीच चेरनोबिल से हट गईं और तबाही छोड़ गई। उन्होंने सुविधाएं बर्बाद की, कीमती उपकरण और रेडियोधर्मी सामग्री चुरा ली, जो बाद में गोमेल और मिन्स्क तक पहुंची। बेलारूस में 9 संयंत्र कर्मचारियों की हत्या और 5 का अपहरण हुआ। इमारतों को जला दिया गया, गोलियों से छल्ली किया गया और उनमें बारूदी सुरंगें व बूमी ट्रैप लगाए गए। लगभग 700 कंप्यूटर, 350 वाहन और 1500 डोसीमीटर खो गए, जिससे कुल 135 मिलियन का नुकसान हुआ। सौभाग्य से रिएक्टर नंबर 4 के चारों ओर बना सर्कोफेगस सुरक्षित रहा। हालांकि मार्च मध्य में बिजली जाने से चिंता बढ़ गई थी। हालांकि विशेष निगरानी सॉफ्टवेयर की लूटपाट ने साइट पर विकिरण सुरक्षा स्तरों की निगरानी के प्रयासों को गंभीर रूप से बाधित कर दिया। लेकिन जब रूसी सैनिकों ने उस क्षेत्र से वापसी की, तो इस खबर ने पूरे यूरोप में राहत की लहर ला दी। फिर भी एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी, रूस इस संयंत्र को हथियार बनाकर युद्ध में इस्तेमाल करना चाहता था। पुतिन भी ऐसा कर सकते थे। फिर भी किसी को यकीन नहीं था कि मॉस्को चेरनोबिल पर हमला करेगा, क्योंकि इससे यूक्रेन, बेलारूस और रूस सभी खतरे में आ जाते। लेकिन 14 फरवरी 2025 को वह अकल्पनीय स्थिति हकीकत बन गई। ड्रोन हमले ने छत के पैनल फाड़ दिए और NSC की दबाव प्रणाली नष्ट कर दी। अब अगर रेडियोधर्मी धूल अंदर फैली तो वो उस क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने बताया कि स्थल के अंदर और बाहर विकिरण स्तर स्थिर बने हुए हैं। लेकिन ओलेक्जेंडर ततारचुक, चेरनोबिल के मुख्य इंजीनियर, ने चेतावनी दी और अलार्म बजाया कि अब रेडियोधर्मी पदार्थों के रिसाव की संभावना मौजूद है। रूस ने इनकार किया
कि उसकी सेना यूक्रेन के परमाणु ढांचे को निशाना बनाती है और हमले की खबरों को झूठा बताया। लेकिन घटनास्थल से मिला मलबा संदेह की गुंजाइश नहीं छोड़ता। अभियोजकों ने पुष्टि की कि हथियार शाहिद 136 था, जो ईरानी डिजाइन का डेल्टा विंग ड्रोन है और अब रूसी फैक्ट्रियों में बनता है। सिर्फ 50,000 से 1 लाख की लागत वाला ये हथियार 16 अरब से ज्यादा का नुकसान कर गया। इतनी सस्ती हथियार के लिए ये विनाशकारी असर है। IAEA ने कहा कि विस्फोट के कुछ मिनट बाद दमकल कर्मी पहुंचे, कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इसके महानिदेशक राफाएल ग्रोसी ने कोई संदेह की गुंजाइश नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि चेरनोबिल के मामले में लापरवाही की कोई जगह नहीं है। यूक्रेन के पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय का कहना है कि विकिरण स्तर सामान्य सीमा के भीतर है, लगातार निगरानी की जा रही है। अब दुनिया की सबसे कुख्यात परमाणु साइट का भविष्य अनिश्चित है और सबसे महत्वपूर्ण बात, नया सुरक्षित घेरा अब प्राकृतिक तत्वों के प्रति कहीं अधिक संवेदनशील हो गया है। क्लैडिंग को नुकसान और बारिश बर्फ से संपर्क से संरचना में जंग का खतरा बढ़ जाता है। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों ने सतह में 200 से ज्यादा छेद ड्रिल किए। इसे ठीक न करना कोई विकल्प नहीं है, कहते हैं एरिक श्मीमैन, एक अमेरिकी इंजीनियर जिन्होंने चेरनोबिल शेल्टर के डिजाइन पर 15 साल काम किया। वे चेतावनी देते हैं कि मरम्मत में कई करोड़ या शायद सैकड़ों करोड़ डॉलर लग सकते हैं। इसमें महीनों या साल लग सकते हैं। यूक्रेन के पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय ने भी आकलन किया कि रूसी आक्रमण के परिणामों को खत्म करने के लिए चेरनोबिल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग खाते में उपलब्ध धन, जिसमें EBRD के 25 मिलियन यूरो शामिल हैं, से ज्यादा धन की जरूरत होगी। संरचना को 1 सदी तक टिके रहने के लिए डिजाइन किया गया, जिससे इंजीनियरों को सर्कोफेगस हटाने व परमाणु कचरा सुरक्षित संसाधित करने का समय मिले। 100 साल की गारंटी के तहत दफन, सब कुछ अब संदेह में है। अन्य बड़े स्टील स्मारकों के विपरीत ये संरचना केवल एक बार के समाधान के लिए बनाई गई थी, दोबारा रंगने या मरम्मत की योजना नहीं थी। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने के संकेत नहीं है। परमाणु विकिरण का खतरा अब 10 गुना बढ़ गया है। ये खतरा अब सिर्फ युद्ध में शामिल लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए बनता जा रहा है, यहाँ तक कि उन देशों के लिए भी जो सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं। रूस पहले ही यह साबित कर चुका है कि उसे परिणामों की कोई परवाह नहीं है और वह जोखिम चाहे जितना भी हो बिना झिझक कदम उठाएगा। इस भयानक घटना के 7 महीने बाद 1 अक्टूबर 2025 को रूस ने एक बार फिर चेरनोबिल पर हमला किया। ये हमला 8 दिन बाद हुआ, जब रूसी कब्जे वाले जापोरिजिया परमाणु संयंत्र में बिजली गई थी। यूक्रेन ने स्थिति को गंभीर बताया। रूस ने कहा सब नियंत्रण में है। इन बार बार होने वाली घटनाओं ने यूक्रेन के परमाणु ढांचे की सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से डर पैदा कर दिया है। ताज़ा हमले के कुछ ही पलों बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने फेसबुक पर लिखा, आज स्लावोतिच में हमारी एक ऊर्जा सबस्टेशन पर रूसी हमले के कारण पूर्व चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुविधाओं में 3 घंटे से अधिक समय तक बिजली गुल रही। उन्होंने यह भी कहा कि रूसियों को यह पता न होना असंभव है कि स्लावोतिच में सुविधाओं पर हमला चेरनोबिल के लिए परिणाम ला सकता है। यह एक जानबूझकर हमला था, जिसमें शुरुआती अनुमान के मुताबिक 20 से ज्यादा ड्रोन इस्तेमाल हुए। युद्ध से पहले जापोरिजिया परमाणु संयंत्र यूक्रेन की 5वीं बिजली बनाता था, लेकिन मॉस्को के नियंत्रण में आने के बाद उसके सभी 6 रिएक्टर बंद हैं। ऑफलाइन होने के बावजूद इस संयंत्र को ठंडा रखने की प्रणालियों और अन्य सुरक्षा तंत्रों को चालू रखने के लिए लगातार बिजली की आवश्यकता होती है। इनके बिना रिएक्टर ज्यादा गर्म होकर विकिरण रिसाव का खतरा बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया कि एक संयंत्र के बैकअप डीजल जनरेटर में खराबी से परमाणु आपातकाल की आशंका बढ़ गई। ये डर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने तक बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी और यूक्रेन केवल चेतावनी और निगरानी कर सकते हैं। असली फैसला पुतिन के हाथ में है। हालांकि जब दुनिया ने एक उम्मीद की किरण देखी, यूक्रेन के पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल रेडिएशन का स्तर सामान्य है और उस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार हमले से तत्काल रेडियोलॉजिकल खतरा नहीं था, लेकिन दीर्घकालिक परिणाम गंभीर हो सकते हैं, जैसे जंग लगना और रेडियोधर्मी धूल का फैलना। चेरनोबिल को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अरबों यूरो और दशकों की मेहनत से सुरक्षित माना गया। पृथ्वी पर नया घाव
परमाणु ऊर्जा की सोच को डरा देगा। दुनिया इसे फिर से नियंत्रित कर पाएगी या नहीं, ये समय बताएगा। ऐसी वीडियो बनाने में दिक्कत है जहां कई ड्रोन हमले दिखाते हैं, भले ही कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल न हो। YouTube अक्सर हमारे वीडियो डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। असल में पिछले हफ्ते हमारे 4 वीडियो YouTube के अनुसार डिमोनेटाइज हो गए थे। ड्रोन स्ट्राइक दिखाना या यहाँ तक कि फ्रंट लाइन से फुटेज दिखाना विज्ञापन दाताओं के लिए अनुकूल नहीं है और इसी वजह से वीडियो पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लेकिन यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है और यही युद्ध यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और उसमें जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को कवर करना ज़रूरी है और इसी वजह से हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया। हमने इसे शुरू से बनाया, इसलिए हम पर कोई पाबंदी नहीं है। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें फ्रंट लाइन फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता और हमें रूसी एयरबेस के तबाह होने को भी ब्लर नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हम वास्तव में साइट पर कोई विज्ञापन नहीं चलाते हैं। इससे हमें सिर्फ विज्ञापन दाताओं के असंतोष के कारण खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता। हम साइट को आपके समर्थन से फंड करते हैं, विज्ञापनों से नहीं। अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो ज़रूर basicsinsider.com पर हमारे साथ जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आप वो सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले से अपलोड किया है और वो सभी वीडियोस भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारे कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।